सभी साहित्य प्रेमियों को प्यार भरा आदाब, नमस्ते। आज एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए हिंदी जगत के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास का अगला भाग लेकर के। इस उपन्यास को सभी लोगों तक साझा जरूर करें, जिससे गोदान उपन्यास का सभी लोग आनंद उठा सके और समकालीन परिस्थितियों को खुद ब खुद महसूस कर सके। गोदान भाग 15। मालती बाहर से तितली मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी।
सरोज ने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है। वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुक्कू ने
मेहता आगे बढ़े, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हाल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो इनके दिल में है। ओंकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपए हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग है। उद्धरण। खन्ना ने मालती की ओर देखा, यह क्यों फूली जा रही है? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी न कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसाकर छोड़ दी है। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप छा गई, मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढूंढ रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं, और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? ओंकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया, आप भी संपादक जी निरेपोंगा ही रहे। अजी यह दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे, और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। यहाँ बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता।
उद्धरण, राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया कुल्टा के मुंह से सतियों की सी बात सुनकर किसका जी न जलेगा। ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमय शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी। हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उससे सदियां लग जाएंगी, फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है, मगर बाज बने या न है, जहां मनुष्य पीसा जाता है, जहां उसका रक्त निकाला जाता है। मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही तो उनमें बगावत की यह स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसीलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं, वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती।
करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गईं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं, तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती। वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है। उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है, तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है, वही विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौक का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौक को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौक डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी। इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी, आपने मन की बातें कही मिस्टर मेहता। मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी, आप क्यों न बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं न, मगर यह सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है, उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है। मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। उद्धरण, तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं, तो कृपा करके अपने ताजे विचार बतलाए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा आपके पास है? उद्धरण, खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए, वह और तिनक उठी। बोली, यह नुस्खा
आज वही खाना खाए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। वहां सरोज मेरी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाए है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे। लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। उद्धरण। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के
के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। उद्धरण, तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। उद्धरण, मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वह बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गोदान उपन्यास आप सबको पसंद आ रहा होगा और आप सब इसका आनंद उठा रहे होंगे। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं और अगले भाग के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम शीघ्र, अति शीघ्र आपके लिए गोदान उपन्यास का अगला भाग भी लेकर के उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।